Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to course Sampling Design and Analysis MTH 494 and आज हम यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. इस कोर्स को करने से पहले I would like to clear one thing, rather not clearing in fact. When yesterday I was trying to solve some of the problems and I got an idea that दो approaches हैं इस कोर्स को ये पढ़ाने की. एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम प्योरली थ्योरम बेस्ड रहें. We are having so many theorems in sampling technique, in sampling distribution and so many other stuffs are there. So या तो हम ये करें कि थ्योरम बेस्ड सॉल्व कर दें और हम उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हैं वो आप पे छोड़ दें. लेकिन आमतौर पे ये अप्रोच जब फॉलो की जाती है तो उस वक्त हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं जब हम प्योरली स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ा रहे होते हैं. तो चूंकि आपके लिए ये एक सपोर्टिंग कोर्स के तौर पे लिया जा रहा है सो दैट कि यू शुड हैव सम वेरी फेयर आइडिया अबाउट सैम्पलिंग. जब फेयर आइडिया की बात हो रही है तो व्हाट आई बिलीव इज दैट दिस कोर्स शुड बी क्या कहना चाहिए प्योरली एप्लीकेशन ओरिएंटेड. एंड ऑब्वियसली दिस कोर्स इज बहरहाल अभी तक सोफर हमने जहाँ तक कोर्स को किया है हम हमेशा से एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहे हैं. हमने बहुत कम कहीं देखा है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम थ्योरम्स. इनफैक्ट जब हम थ्योरम्स को या उसके पीछे जो कोर थ्योरी है उसको जब सॉल्व नहीं करते तो हम बेसिकली कहाँ पे लैक कर रहे होते हैं. मे बी उसमें कोई रिजल्ट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो हम उसमें लैक कर रहे होते हैं. सो इस तरह की चीज़ें हमारे लिए समटाइम्स इरिटेटिंग होती हैं. लेकिन यहाँ पे इस कोर्स में हमारी कोशिश यही है कि हम उन गैप्स को कवर अप करने की कोशिश करें और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है जो हम एज्यूम करते हैं कि आपके लिए एक न्यू चीज़ हो सकती है थोड़ी सी कोशिश की जाए कि उनको एक्सप्लेन किया जाए. सो इससे पहले हमने अभी तक जितनी भी बात की हमने कोशिश की कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, थोड़ी सी ना हो जाए, अगर कहीं पे कोई मिसिंग्स हैं तो वो हो जाए. आल्दो कि वो हमने पूरी स्टैटिस्टिक कवर नहीं की और ना ही हम वो कर सकते थे. सिर्फ जो बहुत कोर चीज़ें हैं जो कि आगे हमारे पास यूज़ होने वाली हैं हमने उनको देखा. देन हमने इमीडिएटली उसके बाद स्विच कर लिया सैम्पलिंग के ऊपर. हमने सैम्पलिंग के कोर थीम्स को पढ़ा. हमें हमेशा पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फेंस ड्रॉ करने होते हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू नो कि जी हमारे पास जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं वो कैसे होने चाहिए. इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आना शुरू हो जाएगी. और जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं बिकॉज हमने इस कोर्स को एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखा है ना कि थ्योरम बेस्ड कोर्स रखा है. सो जब हम देखेंगे कि हमारे पास वहाँ वैरायटी आएगी और उसकी एप्लीकेशंस भी हमारे सामने आएंगी तो हमें वो चीज़ें फेमिलियर लगेंगी क्योंकि वो रियल लाइफ से चीज़ें हमने उठाई हुई हैं, वो रियल लाइफ एनालिसिस उठाए हैं, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमने उठाए हुए हैं और फिर हमने उनको सॉर्ट आउट भी किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है. कोशिश हम करेंगे कि हम यहाँ पे जितने डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करें. लेकिन अब हर चीज़ हम आपको इजी टू ईट तो जनाब ऐसा बना यहाँ पे वी कैन मेक दैट ओके. सो कुछ मिसिंग्स हम ज़रूर छोड़ेंगे और जानबूझ के हम छोड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उन मिसिंग्स को सर्च करेंगे, जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देन यू विल हैव टू गो बैक एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द वेज कि यार अगर यहाँ पे टीचर ने कोई चीज़ छोड़ दी है या एक स्टेप के बाद डायरेक्ट दूसरा स्टेप आ गया है. आल्दो कि बड़ा रेयर ऐसा होगा क्योंकि यहाँ मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि व्हेनेवर आई एम टीचिंग वी शुड मेक थिंग्स ईजी फॉर स्टूडेंट्स बट नॉट सो ईजी कि वो उसको मेमोराइज करना शुरू कर दे. इन शॉर्ट हम उसे कहते हैं रट्टा मारना शुरू कर दे. राइट. सो ये आप जहन में रखिएगा दिस कोर्स इज प्योरली हमारे पास एप्लीकेशन ओरिएंटेड और आपके जो एग्जाम्स भी होंगे इवन आप जब साथ इसके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी साथ साथ कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हम वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसकी थ्योरम्स की तरफ अपने आप को स्विच नहीं करवाएंगे. जैसे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपसे एग्जाम्स में भी कोई भी वैल्यूएशन हो आइदर दैट इज असाइनमेंट क्विज और योर सेशंस और योर फाइनल टर्म जो भी फाइनल टर्म होगी तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह के प्रॉब्लम जिससे हम सिर्फ ये गेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई. एंड लुक वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्योर सोल्यूशंस कि जी अगर यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन मौजूद है तो आप अगर एग्जाम देते हैं तो वो सोल्यूशन जो है उसकी डिटो कॉपी हो. नो नॉट एट ऑल. हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक. सिर्फ हमने आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ही देखना है. इवन आपको जो क्विज़ेस भी आप जो ऑनलाइन अभी इंशाल्लाह आपने एक क्विज आई होप दे दिया होगा
तो आपने देखा होगा कि हम आप कंसेप्चुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि आपसे हम यहाँ पे जो वेरिएंस के और मीन्स के और प्रोबेबिलिटी के और सैम्पलिंग के जो बड़े हैवी किस्म के फार्मूलाए हैं, हम उनके ऊपर आपसे कोई इतनी ज़्यादा हमें आपसे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, राइट? सो जस्ट रिलैक्स एंड लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। इस कोर्स को अपने सर पे सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? सो अल्लाह का नाम लेके हम आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा, बिकॉज हमें आज के लेक्चर को पिछली क्लास के साथ ब्रिज करने की ज़रूरत है। हमने लास्ट टाइम जो था वो आखिरी चंक उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख के उसके प्रैक्टिकल हमने कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था। तो इंशाल्लाह आज हम वहाँ से अपना काम जो है वो ये स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव एंड इन फैक्ट वी आर हैविंग रिव्यू ऑफ द प्रीवियस स्टफ। सो आई एम नॉट गोना यूज पेन, ओके? आई जस्ट हैव टू हैव अ लुक ऑन दिस एंड दैट्स ऑल। तो हमने ये देखा था कि उससे पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 6 के अंदर वी वर ऑन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर हमने जो बहुत ही बेसिक सी बात की थी वो ये कहा था कि ये एक ऐसी हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पे आपके जितने सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बराबर होते हैं। उनके सिलेक्शन के चांसेस क्यों बराबर होते हैं ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें उसके बगैर यहाँ पे सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है उसका कोर थीम समझ नहीं आ सकता, राइट? तो हमने ये कहा कि वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस या सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी यूनिट के जो क्वालिफाई करता है सैंपल होने के लिए। तो ऑब्वियसली वो कब होगा, जब तमाम के तमाम यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस से मुराद है कि एक जैसे होंगे। अब वो एक जैसे ऑब्वियस ही बात है, दुनिया में कोई दो चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। तो बेसिकली हम जब एक जैसे की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि हम जिस कैरेक्टरिस्टिक में या जिस प्रॉपर्टी में जिस बात में हम इंटरेस्टेड हैं, से अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ हर स्टूडेंट में जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर मी। अब उसके बाद वो मेल है या फीमेल है, वो रूरल से बिलोंग करता है या अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है या अब्रॉड से बिलोंग करता है, हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए हर वो शख्स, हर वो स्टूडेंट कि जिसने एमएससी मैथमेटिक्स पास की हुई है, ही कैन क्वालिफाई फॉर अ सैंपल। सो अगर किसी में है तो वो हमारे पास होमोजेनिटी का क्राइटेरिया, होमोजीनियस का क्राइटेरिया वहाँ पे ये होता है। सो हमने कहा कि ये इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लगती है, ठीक है? हमने इसके ऊपर बात कर ली थी, लेकिन हमने ये कहा था कि इसकी सिलेक्शन बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने सिलेक्शन में कोई गड़बड़ की या हमने उसको प्रॉपर हैंडल ना किया तो ऑब्वियसली दैट विल लीड अस टू इन्वेस्टिगेटर बायस और द पुअर एस्टिमेशन। तो पुअर एस्टिमेशन तो बहरहाल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जितनी भी हम ये कहानियाँ चला रहे हैं या जितनी भी हम आपको स्टोरीज सुना रहे हैं, although के नॉट ही रांझा स्टोरीज, बट दीज स्टोरीज इन फैक्ट हमारे पास बेस ही करती हैं पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, और वो हमारे पास प्योरली बेस करता है सैंपल रिजल्ट्स के ऊपर। एंड हमारे पास यहाँ पर जो प्रोसीजर था हमारे पास सैंपल को ड्रॉ करने का, उसमें हमने एक बात की थी कि हम जब भी सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, आइदर दैट सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट और द सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट वाज विद रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी पॉपुलेशन में से जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी वहां से आपने एक यूनिट को पिक किया, उसको ऑब्जर्व किया, उससे क्वेश्चंस पूछे, जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी थी वो की, एंड देन आपने दोबारा उसको वापस अपनी पॉपुलेशन में आपने प्लेस कर दिया। वापस पॉपुलेशन में प्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि दोबारा वो यूनिट सिलेक्ट हो सकता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्न के ऊपर हर एक यूनिट की जो कि पॉपुलेशन में मौजूद है उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी। बट इफ यू डीलिंग विद वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब यह कि अगर आपने एक वहां से आइटम को चुना, एक सैंपल यूनिट को आपने पिक किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो दोबारा आपने उसको पॉपुलेशन में प्लेस नहीं किया बल्कि आपने उसको अलग एक जगह पर रख दिया। सो इसका हमारे पास इफेक्ट या से व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर पॉपुलेशन में पहले हर एक यूनिट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/n थी, तो अगर आपने वहां से एक निकाल लिया है, अब वहां पे हर एक यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/n-1 हो जाएगी। जब आपने सेकंड ड्रॉ कर लिया तो वहां पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/n-2 एंड सो ऑन, राइट?
सो हम इसके लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रेम होती है उसके अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं हम वहाँ पे हर एक को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। बिकॉज हमने देखा था कि हम ये करते हैं कि हमारे पास से इफ़ यू यूजिंग वहाँ पे रैंडम नंबर टेबल, तो हमारे पास ऑब्वियसली कोई आईडीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उनको वहाँ पे रिकग्नाइज कर सकें। अगर हम सिर्फ नामों की बेस पे बात करें, से अगर एक बंदा कहता है मेरे पास जो लिस्ट है उस पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो दैट इज नॉट सो गुड अप्रोच, बिकॉज अब हो सकता है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद नहीम, राइट, और द खिजर खान, ये हमारे पास रिपीट हो जाए, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। से अगर हम उनके CNIC के ऊपर बात करें, ये हो सकता है, और हमारे पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये हमारे पास हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये हो सकता है, और उनका पासपोर्ट नंबर है, ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके बाय डिफॉल्ट यूनिक आईडीज होते हैं, राइट। देन हमने कहा देयर आर मैनी डिफरेंट रैंडम नंबर टेबल्स, वन एग्जांपल इज गिवन। हमने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल भी दी थी। रैंडम नंबर टेबल आपके पास बेताशा आएंगे अगर आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, आप उसको बुक्स में सर्च करेंगे, या अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो हर बारी पे वो डिफरेंट आएंगे। अनदर अप्रोच जो इसके ऊपर हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपने आप अपने किसी भी प्रोग्रामिंग टूल के अंदर C, VB, जावा के अंदर आप वहाँ से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं जो सा भी साइज आपको चाहिए। हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी रैंडम नंबर टेबल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने देखना था मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं। फिर हम रैंडमली कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। वी कैन हैव अ लॉटरी, वी कैन हैव some sort of तुक्का, राइट। क्या मतलब है इस बात का? हम आंखें बंद करके वहां पे अपना पेन फेंकेंगे, जिस जगह पे पेन गिरा, जहां पे उसका डॉट लगा, हम वहां से राइट पे या वहां से लेफ्ट पे, वहां से डाउन, किसी भी डायरेक्शन में अप भी जा सकते हैं, हम मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन वंस योर स्टार्टिंग पॉइंट इज डिसाइडेड, उसके बाद आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं दैट इज योर चॉइस, लेकिन वहां पर फिर आप एब्रप्ट नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस वहां पे कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो आपके सैंपल का हिस्सा बनने के लिए क्वालिफाई ना करता हो। जैसे कि हमने अपनी इस पिछली एग्जांपल में देखा भी था कि जब वी वर टॉकिंग अबाउट 8442, राइट, तो हमारे पास हमने कहा था ये हमारा सैंपल का हिस्सा नहीं बन सकता, राइट। Let me change its colors for to so that कि अगर आज मैं इसके ऊपर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो हो जाए, राइट। तो दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। सो उसके बगैर अदरवाइज हम अपनी एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और जितना हमें सैंपल चाहिए हम उसके अंदर उसको पिक करते रहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एडवांटेजेस में हमने ये कहा था कि सैंपल इज इजी टू सिलेक्ट इन केसेस वेयर द पॉपुलेशन स्मॉल। अगर आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि यू कैन हैव अ सैम्पलिंग फ्रेम, यू कैन हैव अ टारगेट पॉपुलेशन इजीली, देन वहां पे सैंपल को ड्रॉ करना दैट इज इजी। बट अगर आपके पास पॉपुलेशन लार्ज है तो फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट एडवाइजेबल इन दैट पर्टिकुलर केस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस जो कि हमने डिस्कस की, दैट इसकी कॉस्ट, कि अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत लार्ज है या बहुत वाइडली स्प्रेड है, हमने इसके ऊपर एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स भी दी थी। अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन इन अ सेंस के हम उसकी ज्योग्राफिकल वेरिएशन की बात कर रहे हैं, एक यूनिट यहाँ पे है, एक यूनिट से हमसे 10 मील दूर है, एक यूनिट उस तरफ हमारे पास 10 मील दूर है, तो वहाँ पे कॉस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन इवनली स्प्रेड नहीं है, यानी इक्वल वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, तो फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो। से हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, वी गॉट द सैंपल, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट विद द सैंपल्स। हैविंग सिलेक्टेड द सैंपल्स वी नाउ नीड टू प्रोड्यूस एस्टिमेट्स। वेल, the core objective of the sampling is that we have to estimate the population. सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास सैंपल किसी भी तरीके से कोई भी अप्रोच है, सो फार हमने एक ही अप्रोच पढ़ी है, दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू एस्टिमेट। अब हमारे पास पॉपुलेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खा वो पॉपुलेशन का टोटल है, खा वो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, वी हैव टू एस्टिमेट। सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास उनके डिफरेंट एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं और हम उनको यहाँ पे देखते हैं। देन हमने यहाँ पे एक छोटी सी बात की थी, हमने कहा था हम इसको कहीं बाद में टच करेंगे इंशाल्लाह इन सम अदर सेशन। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जनरली दो अप्रोचेस होती हैं व्हेनेवर यू हैव टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन
मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन की सिर्फ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन और टोटल। सो या तो मैं चीजों को एस्टिमेट कर रहा होता हूँ या मैं चीजों के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहा होता हूँ। हमने इसके ऊपर ये बात कर ली है। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ इन शॉर्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के दो ही वेज हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मे बी हम किसी स्टेज पे जाके ये बोलें कि दोनों अप्रोचेस एक ही जैसा काम करती हैं। वेल वी विल सी, अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। वी विल हैव टू आंसर बोथ, राइट। बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे, ठीक है। इज इट पॉसिबल that both approaches provides same service? You will have to answer it at some other stage, okay? सो यहाँ पे जब ब्लू कलर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि ये आज के लेक्चर की वजह से, वरना रेड से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। ओके, नाउ हमने सबसे पहला जो एस्टिमेट देखा, दैट इज सपोज दैट अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ द n अकाउंट्स इज ड्रॉन एंड वी आर टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू पर अकाउंट फॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हॉस्पिटल records. Intuitively we would employ the sample average. So हमने ये क्या किया, हमने इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ था कि इफ वी हैव टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, देन हमने करना क्या है कि हमने वहां पे सैंपल निकाल के उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद सिंपली हमने उसकी एक्सपेक्टेशन ले लेनी है, दैट इज द मीन। इसको अगर आप बाज बुक्स में देखेंगे तो आपको शायद ये कहीं ऐसे भी नजर आएगा, म्यू वाई बार इज इक्वल टू म्यू, राइट। ये तो दैट इज सेम कि आपकी वाई बार यानी कि आपके पास सैंपल मीन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अगर आप मीन निकालें तो वो पॉपुलेशन मीन का के इक्वल आता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई बार। हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये बात वहां पे मेंशन भी की थी, एंड इवन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमने कुछ बातें की, सिंगल वैल्यू ऑफ द वाई बार इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टिमेट पैरामीटर। वेल हमें ये पता है कि अगर सिंगल वैल्यू होगी तो उससे हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम आमतौर पे अगर हम ये बात करें से म्यू, कुछ और भी हो सकता है। सो गुडनेस ऑफ द एस्टिमेटर मस्ट बी वैल्यूएटेड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनबायस्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी की बात की थी, बट हमारा जो मेजर कंसर्न है वो हमारे पास यहाँ पे होता है अनबायस्डनेस के ऊपर। सो वाई बार हमें पता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है। हमें कैसे पता है? बिकॉज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आप देखें कोई भी स्टैटिस्टिक की बुक उठा के देखें तो वहां पर इसके प्रूफ भी मौजूद हैं। मे बी हम आज के सेशन में या अगले सेशन में वी आर गोना हैव सम प्रूफ्स, ओके। सो वाई बार हैज अ वेरिएंस दैट डिक्रीजेस एज द सैंपल साइज एंड इंक्रीजेस। हमने ये बात देखी थी कि ये क्यों होता है, क्योंकि ऐसे जैसे जैसे आप अपने सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यू आर हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन। तो व्हेन यू आर हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन इट मीन्स दैट आपके पास डेटा के बारे में चूंकि ज्यादा डेटा आ गया तो वहां पे ओवरऑल जो वेरिएशन है वो वहां पे कम हो जाएगी। सो हमने कुछ और एस्टिमेट देखे थे। एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, ये तो हमने देख लिया, दैट इज म्यू हैट इज इक्वल टू, हैट हमेशा एस्टिमेट के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। दिस हैट शुड बी लाइक दिस, म्यू हैट इज इक्वल टू वाई बार दैट इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम, मैं आई के ऊपर तभी डाल देता हूं, वाई आई बाई एन। एस्टिमेटेड वेरियंस ऑफ वाई बार, that is variance of y bar is equal to s square by n. S square is a sample variance. मैं यहाँ लिख देता हूँ, s square is equal to sample variance, right? And अगर आपको population variance है मौजूद तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ हम हाइपोथेटिकल केसेस में करते हैं। आमतौर पर हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं नोन होता, और सैंपल का वेरिएंस है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे n-1 पे डिवाइड किया है। दिस n-1 इज अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो क्या होती है वो हम इंशाल्लाह किसी और स्टेज पे देखेंगे। नाउ जब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एरर्स तो आएंगे, क्योंकि दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब वो एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब ये एरर्स भी आएंगे। सो वी हैव टू पुट सम बाउंड ऑन एरर, कि एरर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। So to find out that we are having bound on error of estimation, ये हम हर चीज में निकालेंगे, either we are dealing with a simple random sampling or stratified or any other approaches. So bound on error हमें जरूर चाहिए होता है, right? This is not off, I think this should be bound on होना चाहिए था, right? So
अब हम चलें अपने रियल एस्टिमेशन की तरफ. वहां पर हमने बात की थी कि इफ वी हैव टू एस्टिमेट पॉपुलेशन टोटल्स, सो मैनी सैंपल सर्वेज आर डिजाइन टू ऑब्टेन पॉपुलेशन टोटल. हम सैंपल की बेस पे ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी. सो हमारे पास यहाँ पे उसका हमने यहाँ पे टॉ यूज किया था फॉर टोटल. सो n mu is equal to tau. Intuitively we expect the estimator of the tau to be n times the estimator of mu, which it is, right? So whenever you have to estimate the population totals, the estimator of the population total tau is equal to tau hat, that is equal to n y bar. हमने simply यहाँ पे n को अपनी जगह पे छोड़ा और y bar को यहाँ पे replace कर दिया. So that is easy. So estimated variance of the tau, that is equal to variance, यहाँ पे hat आया, estimated variance है. So tau again that is the total estimated value है. So हमने tau की जगह पे उसकी value put कर दी, that is n y bar, that is n square variance of y bar. क्यों? By using the property of, बल्कि ये मैंने property लिखी भी हुई है I think, ठीक है. So n square बाहर आया तो that is variance hat y bar n square, और हमने हमारे पास यहाँ पे variance मौजूद था, अगर हम recall करें that is variance of y bar is equal to this one. So and again bound on error हमारे पास यहाँ पे आ गया, that is 2 variance of n y bar. Now if again I think that slide is repeated, I'll remove it, right? Okay, here we got an example here. So an industrial firm, हम यहाँ से बेसिकली हमारा आज का लेक्चर शुरू हो रहा है कि हमने लास्ट टाइम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लिया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जांपल. So an industrial firm is concerned about the time per week spent by scientists on certain trivial tasks. The time log sheets of a simple random sample of size n is equal to 50, उन्होंने 50 employees को pick किया, that showed the average amount of time spent on these tasks is 10.31 hours with a sample variance s square is equal to 2.25. Make it यहाँ पे एक चीज क्लियर रखें कि जब हम सैंपल वेरिएंस की बात कर रहे होते हैं तो वी आर यूजिंग एस स्क्वायर, whereas if we are using population variance, so we have to use a sigma square, right? The company employs n is equal to 750 scientists, total population 750 scientists की है. Estimated total number of man hours lost per week on trivial task, and you have to place a bound on the error of estimation, right? So if we have to solve it, so now I'm going to solve this question for you. मैंने ये डेटा अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सोल्यूशन में करूँगा, लेकिन डेटा मैंने अपने पास यहाँ पे I have noted it down. So whenever you are solving, we need to have, so we have जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, that is n is equal to 750 and your small n is equal to 50, whereas your y bar is equal to 10.31 and I hope कि आपको s square भी यहाँ पे दिया हुआ है. So anyway, so first of all we have to estimate tau hat, right? So now if we have to find out tau hat, so tau hat is equal to n y bar. We know that y bar की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, so that is equal to 750 into 10.31 and that leads us to 7732.5 hours. So on the basis of this sample we can easily estimate that on average पूरी population जो है वो इतने जो working hours हैं basically उनका जो total आएगा वो ये आएगा. So to place bound on error of estimation, what is the formula जो हमने ऑलरेडी लिखा था, that is 2 variance this tau hat and this is basically standard error, so this is going to be 2. हमारे पास इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो हमने पिछली साइड में इसका फार्मूला यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, राइट? सो हमने सिंपली क्या करना है इसके अंदर, वी हैव टू पुट वैल्यूज, राइट? सो 2 दैट इज इक्वल टू 750 स्क्वायर into 2.25 divided 50 and 750 minus 50
divided 750 and whole under the root, and that is going to be 2 into 23.625, and that is equal to 307.4 hours, right? So ये निकाल तो लिया है, but the important thing is that how to interpret it. So let's go and interpret. Thus the estimate of total time lost is tau hat. That is a total time lost, right? So मैं यहाँ लिख देता हूँ your tau hat, that is total time lost in population, right? That is 7732.5 hours, और ये हमने already यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक? And this is important. What does it mean? Whenever we are placing a bound on the error of estimation, यानी obviously we are estimating this total. So जब estimate है तो actual नहीं है, तो अगर actual नहीं है तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए या यहाँ पे मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, या हमें ये पता होना चाहिए कि एरर इससे बहरहाल नीचे नीचे ही रहेगा. सो वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट द एरर ऑफ एस्टिमेशन इज लेस देन 307.4 आवर्स, राइट? दैट इज इजी थिंग. मेक इट लाइक नोट. दिस इज ऑब्वियसली आफ्टर दिस, राइट? I think I shouldn't change pen color now, and it should be red. So now, after having this total, one thing which is important, and like we should know that how to handle that how to select a sample, how much sample size should be selected for estimating population means and totals. कि Anyway, have a look on this slide first, then फिर हम इसको उसके बाद इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. How much observation should be included in a certain design? हमारे पास इस एक केस के अंदर अभी जो हमारा केस चल रहा है, that is basically simple random sampling. So हमारे पास कितनी observations के अंदर शामिल होने चाहिए, और यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी का क्या मतलब है. Well, इसके ऊपर भी बात करते हैं. So the number of observation cost money, time, talent and etc. इशू ये है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो वो सैंपल हम ऑब्वियसली हमें कॉस्ट भी करता है. एक बंदा जो है वो उसके पास 100 का सैंपल साइज है, एक बंदे के पास 200 का सैंपल साइज है. ऑब्वियसली जो 200 लोगों पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा या 200 ऑब्जेक्ट्स को एवेल्युएट किया जाएगा, उस पे कॉस्ट और टाइम दोनों ज़्यादा आएंगे. ज़्यादा आपको वहाँ पे HR लगानी पड़ेगी. वेयर एज इन केस ऑफ n is equal to 100 you have to put less cost and it will take less time as well. If observations are too small, then validity of the results is on stake. Well, ये भी ध्यान में रखें, सिर्फ और सिर्फ हमने ये नहीं कहना कि हमारा सैंपल साइज थोड़ा होना चाहिए, just for the sake of the like cost, money and time and like these things. बल्कि क्योंकि अगर आपका सैंपल साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली बात यह है, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, जब आप बहुत बड़ी बॉल में से छोटा सा चंक उठा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स और होंगे, और अगर आप उसी बॉल में से थोड़ा बड़ा साइज का सैंपल उठा रहे हो, आपके रिजल्ट्स की वैलिडिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा वैलिड होंगे. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस are needed to estimate mu with a bound on the error of estimation. Well, this is important. वो जिसे कहते हैं ना कोर थीम, वो कोर थीम यहाँ पर है आपका. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीडेड टू एस्टिमेट म्यू. अगर हम म्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं और हमारे पास एक सर्टेन बाउंड ऑन एरर मौजूद है, दैट इज बी, राइट? हाउ टू डू दैट? वी हैव टू फाइंड आउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द एस्टिमेटर, दैट इज वाई बार. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना चाह रहे हो तो यू हैव टू यूज वाई बार विच इज एन एस्टिमेटर इक्वल टू बी एंड सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन फॉर एन. दैट इज व्हाट डज इट मीन? वेल, अभी जो हमने बात की है तो वो तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस बात का मतलब क्या है, राइट? सो हमें एक बात का पता है कि दैट इज इक्वल टू 2, अगर मैं ये कह दूं 2 वेरिएंस ऑफ वाई बार is equal to b, right? So in fact not beta, this is b, right?
सो देख लें इस बात का क्या मतलब है. वी नो दैट वेरियंस, एस्टिमेटेड वेरियंस की बात हो रही है, एस्टिमेटेड वेरियंस ऑफ वाई बार दैट इज इक्वल टू, हमारे पास इसका फॉर्मूला मौजूद है, दैट इज एस स्क्वायर बाई एन इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड कैपिटल एन, राइट. और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट, हमें ओल्ड लिटरेचर से एक बात का पता है कि वेरियंस ऑफ वाई बार जो होता है दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय, बल्कि नॉट एस स्क्वायर, इसको सिग्मा स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज एन माइनस एन डिवाइडेड एन माइनस वन, एंड दैट इज फ्रॉम लिटरेचर. हमें ये बात हमारे पास from literature we do have this. So variance of y bar under the root that is equal to 2 भी यहाँ लगा देते हैं, that is equal to sigma square by n into n minus n divided n minus 1 under the root that is equal to b, right. जो हमने यहाँ पे बात लिखी थी that is equal to b, इसका मतलब यह है कि हमने सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर ये वाली वैल्यूज पुट कर दी एंड नाउ वी गॉट इट कि दिस इज इक्वल टू बी. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और यहाँ पे मैं अगर एक और अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी एन सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड एन माइनस वन इंटू डी एंड प्लस सिग्मा स्क्वायर. ऑब्वियसली यू आर सरप्राइजिंग वेयर इज बी, सो हम यहाँ पे ये कह देते हैं वेयर d is equal to b square by 4. आप इस रिलेशन को obviously you people are very good in mathematics and that is very easy to solve. just आप यहाँ पे इसके स्केयर्स ले रहे हैं and then you can solve it very easily. So this is the estimated sample size. अगर आपके पास बाउंड ऑन एरर जो है वो डिफाइंड है तो फिर आपको कितना सैंपल साइज यूज करना चाहिए. इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है. एक बंदा कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एरर है वो टॉलरेट कर सकता हूं, मुझे ये बताओ कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए मैं कितना सैंपल पिक करूं, जब एट द एंड ऑफ द डे मैं वो एस्टिमेट्स निकालूं और बाउंड ऑन एरर भी निकालूं तो वो स्पेसिफाइड मेरे पास इस एक लेवल तक आए, राइट. देन वी हैव दिस, हमने ऑलरेडी इसको आई थिंक यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है. यस, वी हैव डन दैट. नाउ वी गॉट एन एग्जांपल. The average amount of money mu, obviously we are talking about population की बात हो रही है कि पूरी population में the average amount of money mu for the hospital's account receivable must be estimated. Well, हम कह रहे हैं कि हमें ये जरूर estimate करना चाहिए. Okay. Although no prior data is available to estimate the population variance sigma square, that most account lie within $100 range is known. हाँ, हमें ये जरूर पता है कि ज्यादा जो आपके अकाउंट्स हैं वो $100 की रेंज में लाया करते हैं. देयर आर टोटल 1000 ओपन अकाउंट्स. फाइंड द सैंपल साइज नीडेड टू एस्टिमेट म्यू विद अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन b इज इक्वल टू $3. वेल, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सैंपल साइज बेसिकली क्यों फाइंड करते हैं. लेकिन सैंपल साइज तभी फाइंड किया जाएगा जब आप ये कहते हैं यार मुझे इतना एरर चाहिए, बस इससे ज्यादा एरर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता. तो मुझे ये बताओ अगर मैंने इसी एरर के अंदर अंदर रहना है तो कितना सैंपल साइज मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि रेंज, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रेंज को डिफाइन करूं तो आमतौर पे जो होता है वो रेंज इज बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक में यूज होती है वो ये होती है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, या आपको बाज बुक्स में उसको आपको देखेंगे वो आर मैक्स माइनस आर मिन, यानी आपके डेटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, उसमें से अगर आप मिनिमम वैल्यू निकाल दें यू विल गेट रेंज. नाउ अब हमें ये भी एक चीज ये बाय लिटरेचर पता है कि रेंज इज ऑफ्टन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मैं लिख देता हूं इस बात को, रेंज इज ऑफ्टन approximately equal to 4 standard deviation, right? So 1/4
1/4 of range will provide an approximate value of sigma, will provide an approximate value of sigma. That is simple thing, right? So what we can write here, that is sigma is approximately equal to range by 4. okay, so हमारे पास यहाँ पे रेंज उसने डिफाइन की हुई है. अगर हम पीछे क्वेश्चन में जाके देखें, although we don't know the population variance sigma square, but we know one thing, that most accounts lie within $100 range is known. तो हम जब हमें रेंज दी गई तो then we have to use this. That is equal to obviously 4. This is equal to 25, right? So and we know that sigma square is approximately equal to 25 square, which is equal to 625. हम सिग्मा स्क्वायर इसे निकाल रहे हैं कि we need to use, right? So अगर मैं वापस चाहूँ और इस रिलेशन को, I think if I call it as an R1, that is result 1, right? So मैं यहाँ लिख देता हूँ, therefore by using R1 हम क्या कर सकते हैं, n is equal to n sigma square divided n minus 1 into d plus sigma square, right? And if you put values in that, what you are going to get, that is capital N is your यहाँ पे 1000 into sigma square अभी आपने निकाला है, that is 625, और n minus 1 obviously that is 999, no 1000 है तो this is like 999 into 2.25 and plus 625, right? And if you solve it, but d तो मैं निकाला ही नहीं, I think d भी निकाल लेते हैं यहाँ पे. d is equal to b square by 4 and d is equal to b square is 3 square by 4, that is 2.25, right? So this is equal to 217.56, right? यहाँ से हमारे पास ये आ गया. So what is the final conclusion for this problem? That is what we can write that therefore we need n approximately 218, because हम इसको अपर राउंड कर देंगे to estimate mu, which is a population mean with a bound on error of estimation of $3, right? So important चीज इसमें क्या थी कि एक तो ये था कि हमारे पास यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट और एक हमारे पास ये उसने बाउंड दिया हुआ था. Now there are so many varieties of the problems, right? Maybe although I'll try my level best to put like such questions in your assignments and in your midterms, so that you should look for like such relationship के क्या क्या relationship इसमें exist करते हैं, but not so deep. Okay, don't worry about it. हम इतना deep जाके वो चीजें नहीं ढूंढेंगे, right? So now we have done this so far. So solution continued, although ये slide मुझे जरूरत नहीं पड़ी, so this slide is quite useless. I would like to move ahead. So another example I'm gonna have, and an investigator is interested in estimating the total weight gain in 0 to 4 weeks for n is equal to 1000 chicks fed on a new ration. 0 to 4 weeks के छोटे जो आपके चूजे होते हैं, ठीक है, टोटल उसके पास 1000 चिक्स हैं, 1000 उसके पास छोटे वो जो 0 to 4 weeks के बच्चे हैं,
उनको एक नया राशन दिया गया और हम अब देखना ये चाहते हैं कि उनका टोटल वेट कितना है। जब टोटल वेट की बात आ रही है इसका मतलब यह है कि हम 1000 के ऊपर ये देखना चाह रहे हैं टोटल वेट गेन कितना है। ऑब्वियसली टू वेट ईच बर्ड वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। ऑब्वियसली बात है, अब 1000 अगर आप 1000 ना सोचें, आप सोचें 10,000 हो या 1,00,000 चिक्स हों, जैसा कि आप देखते हैं पाकिस्तान में डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर लाखों मतलब बर्ड्स पड़े होते हैं, तो हर एक को वेट करना ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी है और टीडियस भी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, वेल दैट इज पॉसिबल, राइट, लेकिन बहरहाल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देयरफॉर डिटरमिन द नंबर ऑफ चिक्स टू बी सैंपल्ड। अब हमने देखना है कि हम यहाँ पे कितने चिक्स का सैंपल लें इन दिस स्टडी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट टॉ, दैट इज टोटल, with a bound on the error of estimation equal to 1000 grams. Bound on error उसने define कर दिया। कहते हैं many similar studies on chicks and nutrition have been run in the past. कहते हैं इस तरह की चीजें और इस तरह की स्टडीज जो हैं वो उनकी फीड की बेस के ऊपर हो चुकी हैं। Using data from these students, not students in fact, that is, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। These studies, the investigator found that your sigma square as a population variance, the population variance was approximately equal to 36.00 grams square. Determine the required sample size, right? So, first thing first is that we need to have, यहाँ पे हमारे पास जो information available है, we have sigma square is equal to 36.00. So, सबसे पहले चीज जो कि मुझे यहां पे निकालनी है, that is equal to D. D is equal to, अब हम बात करें टोटल्स की, D is equal to B square by N and 4N, right? 4N square. That is equal to, I think we are missing something here. Let me cut it from here and I should make some formulae for you, right? So what we can do, अब हम इसकी heading बना देते हैं क्योंकि कुछ formulae शायद हम बीच में इसको I just forgot. Sample size required to estimate tau. तो उसके लिए होता क्या है हमारे पास, we know 2 variance of y bar, या हम लिख सकते हैं 2 variance of n y bar, हमारे पास ये मौजूद है, that is equal to b. So it means that we can write it as 2 n square variance of y bar, that is equal to b. मैं यहाँ लिख देता हूँ variance of ax is equal to a square variance of x, right? So that is 2 into n सो अगर हम यहाँ पे इस वेरिएंस ऑफ वाई बार की वैल्यू आप पुट करें तो अगर आप इसके रिलेशन को फाइंड करेंगे, यू आर गोना हैव नोट दिस n सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1 इंटू डी प्लस सिग्मा स्क्वायर, बट यहाँ पे जो आपका d आएगा दैट इज गोइंग टू बी b स्क्वायर बाय 4n स्क्वायर, राइट? शायद हम ये वाली चीज आई जस्ट फॉरगॉट टू like put it here. So d is equal to your b square by 4n square, and I was thinking कि यहाँ पे यूज ये फार्मूला होता है लेकिन हमने शायद ये फार्मूला पीछे डिस्कस नहीं किया था. So that is equal to 1000 square divided 4 into 1000 square. So this is gone and you are left with 1 by 4, that is equal to 0.25. That is a value of d. And therefore for the population totals, if you want to find out estimate n, that n हम यहाँ पे again इसको लिख देते हैं,
this is n sigma square divided n minus 1 into d plus sigma square. So by putting values here, that is 1000 into 36.0, ये उसने आपको उसकी स्टेटमेंट में ये वैल्यू दी हुई है. n minus 1 का मतलब है 999. d आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 0.25 एंड प्लस वेरियंस अगेन आपके पास यहाँ पे 36.00 है. अगर आप इसको निकालें, सॉल्व करें तो दैट इज 125.98 और हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं दिस इज 126, राइट. देयरफॉर सो n approximately equal to 126 will be required to keep bound on error of estimation equal to or less than भी कहा जा सकता है 1000 grams. I think that was a statement and yes 1000 grams का ही बात हुई थी. So 1000 grams तक हम उसको grams, right? So far हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया है कि जब भी हमने ये सैंपल साइज एस्टिमेट करना है फॉर पॉपुलेशन टोटल और द पॉपुलेशन मीन्स वी नो हाउ टू मूव, राइट. अभी हम बल्कि यहाँ पे इसका रिजल्ट भी लिखा हुआ है, द इन्वेस्टिगेटर देयरफॉर नीड्स टू वेट n is equal to 126. आई थिंक देयर इज लिटिल क्या कहना चाहिए, डाउट है. इनफैक्ट मैं इसको n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 126 करूंगा. चिक्स टू एस्टिमेट टॉ, अगर आपने पूरे पॉपुलेशन टोटल में, यानी अगर आपने देखना है कि आपके पास जितने भी टोटल चिक्स मौजूद हैं, से आपका कैपिटल n इज इक्वल टू 1000 है या 5000 है, जैसा ये एज पर डेटा की बात हो रही है, अगर आपने ये एस्टिमेट करना है तो आपको 126 जो है वो चिक्स को सैंपल करना पड़ेगा. और ये सिर्फ 126 इस बात को नहीं बेस कर रहा कि आपके टोटल जो पॉपुलेशन का साइज है वो एस्टिमेट हो जाएगा, बल्कि एट द सेम टाइम ये इस बात को भी इंश्योर कर रहा है कि आपका जो एरर ऑन द एस्टिमेशन है, बाउंड ऑफ एरर ऑन द एस्टिमेशन, वो बेसिकली आपका कहां तक रहे. और अगर आपने वो भी स्पेसिफाई कर दिया देन आपके पास दिस सैंपल शुड बी 126. द टोटल वेट गेन फॉर द n इज इक्वल टू 1000 chicken in 0 to 4 weeks with a bound on the error of estimation equals to or less than, or it will remain less than 1000 grams. Now there is another thing. Maybe हम आज के सेशन में सिर्फ इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात कर सकें, शायद हम ऐसा ज़्यादा बात तो शायद ना करें, बट एनीवे नो प्रॉब्लम एट ऑल. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट. आज के सेशन में अगर हो गया तो फाइन, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर दिस पर्पस. ओके, एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. First we need to know what is the proportion. What does proportion mean? In fact, that is simple mathematics term. अगर आपको अपने 7th 8th क्लास का मैथमेटिक्स भी याद हो तो वहां पर हमने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे. तो हम क्या कहते थे कि दो चीजें जब भी हम जब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, से अगर मैं एक क्लास एज्यूम करूं, ठीक है, अगर मैं एक क्लास एज्यूम करता हूं जिस क्लास में से टोटल अगर मैं कहता हूँ 80 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल हैं, तो देयर आर 68 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास बॉयज हैं, एंड इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, राइट. नाउ इफ समबडी कम्स एंड आस्क मी व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, तो हम बड़ा सिंपल काम करते हैं. अगर मुझे right, that is equal to what I'm going to do at 12 by 80. मैं ये निकाल दूंगा और अगर मैं इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आ जाएगा. सो मैं कर क्या रहा हूं, जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूं वो चीज एंड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, राइट. या इसका मतलब यह इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करना चाहूं
short definition of the proportion that is equal to p hat. मैं अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा या जब सैंपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं हैट पुट कर रहा हूं तो इसका मतलब यह कि मैं एस्टिमेट की बात कर रहा हूं. दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब क्या है, जिस पे आप इंटरेस्टेड हो. से एक बंदा बॉयज में इंटरेस्टेड है, वो बॉयज की निकालेगा. एक बंदा अगर जब गर्ल्स में इंटरेस्टेड है तो वो जब गर्ल्स का प्रोपोर्शन निकालेगा. यूनिट्स इन सैंपल टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल या टोटल सैंपल कितना है आपका. ठीक है. सो दैट विल गिव अस द प्रोपोर्शन. एंड एक बात और याद रहे, जब भी हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, राइट. सो p वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, राइट. एंड अगर हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी देख लें कि p प्लस q ऑलवेज इक्वल 1, वेयर एज p हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. बिकॉज मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं उसको फाइंड आउट करने जा रहा हूं तो जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी माई सक्सेस. एंड वेयर एज q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो जिस चीज में, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रोबेबिलिटीज अगर मैं यहाँ पे जमा करूंगा, आंसर ऑलवेज इक्वल्स 1. अब देखिए, अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट में हैंडल कर रहा हूँ, अगर मैं ही वाला एक्सपेरिमेंट ले लूँ जहाँ पे मैं बात कर रहा था, अब हमारी क्लास में या गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे, या बच्चा पास होगा या बच्चा फेल होगा. अगर मैं बटन को प्रेस करूंगा या तो लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ रहेगी. सो जरूरी नहीं कि दो ही कैटेगरीज हो, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक वक्त में सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हो सकता हूं. तो जब मैं एक वक्त में एक चीज में इंटरेस्टेड हूं तो उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सारों को मैंने वहां पे यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में डाल दिया. एक कैटेगरी है यस, एक कैटेगरी है अदर देन यस. ठीक है. तो क्या होगा, जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन यस, इसका मतलब ये होगा दैट इज माई सक्सेस. एंड इफ देयर इज नॉट अ सक्सेस देन वट एवर हैपन्स, अगर मैं पास नहीं हो रहा, इफ आई एम नॉट टेकिंग गोल्ड मेडल, इफ आई एम नॉट विनिंग लाइक टॉप सर्टिफिकेट और द टॉप पोजीशन, देन हूएवर, कोई भी ले रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज माई फेलियर, राइट. सो देयर आर ओनली टू पॉसिबल कैटेगरीज, P और Q. एंड व्हाट इज अ P? P इज बेसिकली, हम यहाँ पे इसको और थोड़ा सा नीट कर देते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड फेलियर दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. जब आप इन दोनों को जमा करेंगे, आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स 1. हम ये भी कह सकते हैं, थोड़ा फेल अगर मैं यहाँ पे कुछ कहूँ तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि दिस फिनोमेना फॉलोज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल पैटर्न. चलें, हम एक्सपेरिमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, ये बाइनोमियल पैटर्न को फॉलो करता है. तो क्योंकि हमारे पास बाय का मतलब है दो, तो ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हों, हम जब भी उनको फॉलो करते हैं, दोज फिनोमिनास आर ऑलवेज नोन एज अ बाइनोमियल फिनोमिना, राइट. ऑल्दो देयर आर सम अदर कंडीशंस एज वेल, दैट ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ट्रायल शुड बी लिमिटेड, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट. ये सारी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे यूज होती हैं, लेकिन हम उधर उसके ऊपर बात नहीं करते. सो व्हेनेवर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखिए तो आपकी रिसर्च के अंदर यही कुछ होता है कि हम मोस्टली पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं कि वेल यार, मेरे पास अगर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे अगर मैं कुछ का सैंपल ले लेता हूं कि व्हाट आई एम विलिंग टू नो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कि वहां पे कितने लोग हैं जिनको लाइब्रेरी जाने की हैबिट है, इसका मतलब जिनको बुक रीडिंग की हैबिट है. तो बेसिकली मैं पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता हूँ. से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कायदर यूनिवर्सिटी, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, तो वी नो दैट हर बच्चा लाइब्रेरी नहीं जाता, बिकॉज लाइक कहते हैं स्टूडेंट्स आर नॉट सो मच फैन ऑफ द लाइब्रेरीज. ठीक है. लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन होल यूनिवर्सिटी, तो अब इसमें अगर से वहां पे हम अज्यूम करते हैं 20,000 स्टूडेंट्स देयर, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, दैट इज आई थिंक हो सकता है मैं गलत हूं, कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है दैट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. एज्यूम करते हैं 50,000 स्टूडेंट्स वहां पढ़ता है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हम 50,000 स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम यू विजिट लाइब्रेरी इन अ मंथ, इन अ वीक, इन अ डे, इन अ ईयर? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट स्टिल हम जानना यही चाहते हैं कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हम कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी,
तो कितने लोग हैं, क्या प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स का कि जो लाइब्रेरी जाता है। सेम कोई भी उसमें टाइम डोमेन, ज्योग्राफिकल डोमेन वो हम ऑब्वियसली फिक्स करते हैं। नाउ what to do and how to do that? We have to pick some sample and on the basis of that sample we have to estimate the population. जैसे अभी तक हम अपने population total को estimate करते आए हैं, इसी तरीके से and again ज़हन मेरे we are dealing with simple random sampling only, right? अभी तक हमने कोई और sampling technique शुरू नहीं की है. So whatever we are doing that is in the simple random sampling. So अब हम उस sample की base के ऊपर we are going to estimate the population proportion. So now let's have a look on the slide कि यहाँ slide पे क्या लिखा है so that हमें थोड़ा सा idea हो सके, क्योंकि ये formal चीज़ है जो आपके पास जाएगी. Researchers frequently interested in the portion of population possessing a specified characteristics. Well, वो स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है. कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ लाइब्रेरी जहाँ जाते हैं, अच्छा कितने बच्चे जो हैं उनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, कितने बच्चे स्मोकर्स हैं, कितने बच्चे गाड़ियों में आते हैं, अच्छा कितने बच्चे जो है वो यहाँ पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स जैसे बसेस यूज़ करते हैं. सो ये कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, बिकॉज जब तक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी तब तक इस बात की कोई तुक नहीं बनती. ये जो हम फेवरेबल और इंटरेस्टेड की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव any way or any logic to handle it. Like, okay, so if we need to do it, then we need to have some particular characteristic, क्योंकि उसी के against हम वहाँ पे किसी चीज़ का proportion find करेंगे. For example, we are having a proportion of the female voters in 2013 election. हम अभी जो हमारे पास पाकिस्तान में 2013 में इलेक्शन हुए थे, उसमें हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना प्रोपोर्शन है फीमेल का. तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर हर उस खातून के पास जाएं जो कि 18 ईयर प्लस है. से 18 ईयर इज द क्राइटेरिया टू बी इन द, like if somebody wants to be in the voter list then he or she should be like more than 18. So अब हम पाकिस्तान की हर 18 साल की जो खातून उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या आपने वोट कास्ट किया था, नहीं किया था, दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, राइट? ना तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ना ये लॉजिकली पॉसिबल है. सो देखिएगा हम पूरे कोर्स में ना हर स्टेज पे ये हम आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं. और कोर थीम विल ऑलवेज लीड अस टू द मेन डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस दैट वी कांट हैंडल पॉपुलेशन, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू हैव सैंपल, राइट? सो अब हम ये कहते हैं दिस फिनोमेना इज ऑलमोस्ट, लिख देते हैं दिस phenomena is almost impossible because we can't approach all the ladies. Okay, such situation exhibit a characteristic of the binomial experiment. Well, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है कि what does it mean. देखें क्या होगा जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. देन आई विल हैव टू गो बैक बिकॉज मुझे कहीं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बट यहाँ स्पेस यूटिलाइज नहीं किया जा सकता. चलिए मैं इसी स्पेस को यूटिलाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ. देखिए हमने क्या कहा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट? जिसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड in one of the two categories. So if we have to classify in one of the two categories, right, either it is success or failure. You can have any book. So हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम एक ऐसी खातून के पास जाएंगे जो मोर देन 18 है, हम उनसे पूछेंगे कि आपने वोट कास्ट किया या नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो यही बोलेंगी कास्ट किया, या ये बोलेंगी कास्ट नहीं किया. वो ये नहीं बोलेंगी मैंने पार्शली वोट कास्ट किया है, राइट? सो सेकंड एक्सपेरिमेंट इज दैट सेकंड कंडीशन, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ. अच्छा, अब अगर एक खातून ने, से हम कहते हैं वहाँ पे कोई खातून है, मैडम राशिदा हैं, ठीक है, अगर उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि उनकी नेबर भी वोट कास्ट ना करे, क्योंकि एक का वोट कास्ट करना दूसरे के वोट कास्ट करने या ना करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. सो ऑल द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट ऑल दैट स्टफ. ओके, एंड एज वेल एज थर्ड कंडीशन इज कंसर्न कि हर बंदे के वोट कास्ट करने की प्रोबेबिलिटी रिमेन्स ऑलवेज
same, that is 0.5, right? And the fourth condition is that your trials should be limited. अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स को ले लें और हम उन सारे लोगों से जाकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें. वी हैव टू फिक्स दैट नंबर, राइट? तो इस ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम हमेशा बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. हमने जो पिछली स्लाइड पे ये बात की थी बायनॉमियल पैटर्न है, वो हमने बायनॉमियल पैटर्न यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय P, whereas its estimators are represented by P hat. So the properties of the P hat for simple random sampling parallel those of the sample mean y bar. In fact ये y bar था, ये मुझसे मिस हो गया. I could not put y bar here. ठीक है, that is y bar. If the response measures are defined as follows, let yi is equal to 0 if the ith element sample doesn't possess the specified characteristic and yi is equal to 1 if it does. तो क्या होगा, या तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स होगा वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा होगा. अगर तो फॉलो कर रहा है तो वेल हम उसको 1 कर देंगे, अगर फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसको 0 कर देंगे. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल इज ऑब्वियसली समेशन yi, हमें ये बात पता है. If we draw a simple random sample of size n, the sample proportion P hat is a fraction of the elements in the sample that possesses the characteristic of interest, right? So if we have to write out its estimators, so we can write it like this. If we have to estimate the population proportion P, so we अभी हमने जो पीछे definition की है, that is P hat is equal to same way है जैसे हम इसको वो करते हैं, that is summation yi, where I is equal to that divided n. And if you have to have estimated variance of the P hat, so variance of P hat is always equal to P hat Q hat divided n minus 1, and then along with that you have to include n minus n divided capital N, whereas we know that Q hat is equal to 1 minus P hat, right? And again one thing more that is required is the bound on the error of estimation, that is equal to 2 into variance of P hat, estimated variance है, so that is equal to 2 into P hat Q hat divided n minus 1 into n minus n divided capital N, sorry not this, and that is the bound on the error, right? So far हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं. एंड लेट्स हैव अ लुक, हमने क्या कुछ आज देख लिया है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज. आई एम नॉट गोइंग टू टच द ओल्ड स्टफ बिकॉज वी नो दैट. आज हमने देखा सिलेक्टिंग द, नहीं सॉरी आज के लेक्चर में ये था मौजूद, आई थिंक यस. हमने पॉपुलेशन टोटल्स की बात की, देन हमने उसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश की कि हाउ टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन टोटल एंड हाउ टू प्लेस अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. सो देन हमने देखा कि सैंपल साइज एस्टिमेट कैसे किया जाता है, क्योंकि सैंपल साइज एस्टिमेशन की जब भी बात आती है ये काम हम हमेशा तब करते हैं जब हमने अपने एरर पे कट लगाया हो, कि हमने अपना एरर पहले से स्पेसिफाई कर लिया हो एंड उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि कितना सैंपल साइज यूज किया जाए सो दैट आवर एरर शुड रिमेन लेस देन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, राइट? Then we try to solve some examples and then we move towards a proportion and we try to understand like what proportion is, and on the basis of that we have concluded that all the proportion basically belongs to the binomial experiment because of having two mutually exclusive categories. And we wrote down some estimators regarding that, and we haven't solved any example yet, but hopefully in the next lecture we are going to have some practical example. And so until then, Allah आपका हमें नासिर हो. आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी.